हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदू। मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है। मैं क्या करूं? मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है जब मैं उसे अपने ब्रेस्ट का निप्पल पकड़ाती हूँ। इस तरह की मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक पर मैंने बहुत से वीडियो भी अपने चैनल पर दे रखे हैं। बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग न करने के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे शुरू से ही मम्मी का ब्रेस्ट निप्पल नहीं पकड़ते हैं, कुछ बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते रहते हैं, अचानक से ब्रेस्ट फीडिंग करना छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग दोनों ही नहीं कर पाते हैं। तो इसकी एक ख़ास वजह होती है और इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है। और कुछ बच्चे जो कि दूसरे का दूध पी लेते हैं, यानी कि मुझे ऐसे भी बहुत से कमेंट आए हैं कि मम्मी का दूध नहीं पीते हैं, अपनी बुआ का दूध पी लेते हैं, अपनी चाची का दूध पी लेते हैं। तो इसके लिए एक आध्यात्मिक वजह होता है। मैंने अभी तक इस टॉपिक पर वीडियो नहीं दिया है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया है और उन्हें काफ़ी हद तक लाभ भी हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 एक एक करके आपको वे सारी वजह ही, जैसे कि कुछ वजह मदर की वजह से होता है, मदर में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, और कुछ वजह बच्चों में होती है जैसे कि टंग टाई होना या फिर ओरल थ्रेश होना। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो बच्चे की वजह से होती है। तो हम एक एक करके इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इससे जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसे कुछ नहीं पता होता है, उसे आपको सिखाना होता है। तो ये जो मदर होती हैं उनका काम होता है, उनके साथ में जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं उनका काम होता है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर सेपरेट दिया है, तो आप चेकआउट करके उससे अच्छी तरह से जानकारी ले पाएंगी। इस वीडियो में मैं थोड़े थोड़े में ही सब कुछ बताऊंगी। तो आपको बच्चे को सिखाना होता है, लेकिन जिस समय आप बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रही हैं, अगर बच्चा बिल्कुल भी आपका ब्रेस्ट नहीं पकड़ रहा है तो सबसे पहले आप अपने ब्रेस्ट पर ध्यान दीजिए। कहीं ब्रेस्ट का निप्पल ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, यानी कठोर तो नहीं है, कहीं आपका ब्रेस्ट दूध से भरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है। तो इसके लिए आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है। जब आपकी गर्भावस्था रहती है उसी समय से आपको अपने ब्रेस्ट को अच्छी तरह से साफ करके रखना है, क्योंकि ये जो बच्चों में ओरल थ्रेश की समस्या होती है वो किसी हद तक मदर के ब्रेस्ट से भी हो सकती है और कभी कभी बच्चे की वजह से भी मदर के ब्रेस्ट में भी वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके लिए मैं डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊँगी कि ओरल थ्रेश होता क्या है और इससे आप कैसे बच सकती हैं और अपने बच्चे को बचा सकती हैं। तो ये जो एक समस्या होती है इसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने ब्रेस्ट को अच्छी तरह से गर्भावस्था के समय से ही साफ़ करते जाना है। हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, पानी में एक कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा भिगाइए, उसे अच्छी तरह से निचोड़ करके हल्के हाथों से आप साफ़ कर दीजिए। अगर वहाँ पर आपको स्किन ड्राई लग रही है तो आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है या नारियल का तेल। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई नहीं करना है। तो जो देसी घी होता है उससे बहुत हद तक आपका जो ब्रेस्ट होता है वो सॉफ्ट रहता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट का निप्पल, मतलब डिलीवरी के बाद में, क्योंकि डिलीवरी के पहले तक आपका ब्रेस्ट नॉर्मल ही रहता है, अगर ब्रेस्ट का निप्पल अंदर धंसा हुआ यानी इनवर्ट निप्पल है तो उसके लिए आपको गर्भावस्था से ही अगर आपने ध्यान दे दिया है, आपको पता चल गया है कि आपका ब्रेस्ट निप्पल बराबर नहीं है, तो आपको मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियो दिया है। नेचुरल तरीके से आप किस तरह से अपने ब्रेस्ट के निप्पल में उभार ला सकती हैं, कोशिश करिए कि आप यही करें। अगर थोड़ा बहुत निप्पल आपको है और आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को बाद में ब्रेस्ट सक करने में तकलीफ़ होगी तो आप अपने हाथों से दोनों उंगलियों के सहारे उसे उभार देने की कोशिश करिए। इसके अलावा सिरिंज के ज़रिए यानी इंजेक्शन के ज़रिए भी उसमें उभार लाया जा सकता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस यानी जो इंजेक्शन वाला है वो सिर्फ आप डिलीवरी से पहले कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद में आपके ब्रेस्ट में दूध भर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही होती रहती है, महिला को दर्द होता रहता है, तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहेगा, इसलिए आप वो न करें। जो निप्पल है वहाँ पर हल्का ऑयल लगा करके आप बच्चे को सिखाएंगी पकड़ना तो वो खुद सक करने लगेगा। एलोरा का जो भाग होता है वहाँ पर आपको बच्चे को पकड़ाना होता है।
मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि बच्चा 3 महीने का है, बच्चा 10 दिन का है, उसने मेरे ब्रेस्ट को काट लिया है। बच्चा जब तक छोटा है उसके जबड़े भी एकदम से नाजुक होते हैं, उसको दांत आते ही नहीं हैं, तो वो आपको काटेगा कैसे। ये जो आपका निप्पल फट जाता है या क्रैक हो जाता है, वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के शक करने की वजह से फटा है, तो उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, ना ही उसके मुंह में ऐसी कोई चीज़ है कि आपका ब्रेस्ट निप्पल क्रैक हो जाए। यहाँ होता क्या है कि आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट का निप्पल पकड़ा देते हैं। जो मम्मी पहली बार मम्मी बनी होती हैं उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं होता है, मुझे भी नहीं था, कि निप्पल में से दूध नहीं आता है। दूध कहाँ से आता है? जो आपका ब्रेस्ट है वहाँ पर आप देखेंगे गर्भावस्था के चौथे पाँचवें महीने से छठे सातवें महीने से वहाँ पर ऐसे डॉट डॉट जैसा एलोरा का जो भाग होता है वहाँ पर रहता है। तो वो जो होता है वो दूध का डक्ट होता है। सारे दूध की ग्रंथियाँ जो होती हैं वो एक जगह पर आकर के एलोरा के भाग, यानी यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। वो सारे जो ग्लैंड होते हैं मिल्क के, वो एक जगह एलोरा के भाग के पास आकर के वहाँ पर रुक जाते हैं और वहीं से वो दूध निकलना शुरू होता है। तो जब आप बच्चे को एलोरा का भाग पकड़ाती हैं, बच्चा एलोरा का भाग सक करता है, तो वहाँ से दूध निकलता है और जो निप्पल होता है वो अपने आप, अगर छोटा है, इन्वर्ट है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा सा बन जाता है। शादी से पहले किसी भी महिला का जो निप्पल होता है वो उभरा हुआ नहीं होता है, शादी के बाद में थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी सब कुछ आपका डिलीवरी के बाद में ही होता है। तो आपको एलोरा का भाग पकड़ाना है। अगर आप बच्चे को निप्पल पकड़ाती हैं, बच्चा निप्पल सक करता है, तो वहाँ से तो दूध निकलता नहीं, बच्चा बार बार निप्पल सक करता है और इसकी वजह से दूध वहाँ नहीं है। कोई भी चीज़ जब सूखी है उसको आप बार बार दबाएंगी तो वो फट जाएगी। इसी वजह से आपके निप्पल में क्रैक होता है और आपको लगता है कि बच्चे के सक करने की वजह से हुआ, जबकि बच्चे के मुंह में न दांत है, न उसके जबड़े इतने मजबूत हैं। जब तक कि बच्चा दांत आना नहीं शुरू करता है, यानी 3 महीने तक कम से कम बच्चों को दांत आना नहीं शुरू होता है, और तब तक उनके जबड़ों में भी मजबूती नहीं आती है। जो बोन बेबी होते हैं उनका तो बिल्कुल नहीं रहता है। और बहुत सी महिलाओं की ये शिकायत है कि जब बच्चा जन्म लिया है, 10 दिन का है, 20 दिन का है, 25 दिन का है, उसने सक किया और मेरे निप्पल में क्रैक हो गया। नहीं, उसकी वजह से नहीं होता है। आपका निप्पल भी हार्ड हो सकता है, स्किन वहाँ की ड्राई हो सकती है, तो बच्चा ज़रा सा भी सक करेगा तो निप्पल में क्रैक आ जाएगा। क्योंकि आप एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगी, जो हमारी स्किन होती है वो ठंडी में ड्राई होने की वजह से फट जाती है, अपने आप फट जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसको खींच खींच के ऐसा फाड़ते हैं, वो खुद फट जाती है। तो इसी तरह से आपका अगर निप्पल ड्राई है तो बच्चा ज़रा सा भी सक करता है तो फट जाता है। तो वहाँ पर यानी निप्पल पर, एलोरा के भाग पर आप अपने ब्रेस्ट पर देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। डिलीवरी के बाद से आप ये ज़रूर शुरू कर दीजिए। जब बच्चा सो जाता है उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा करके हल्का सा मालिश कर लीजिए, 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप हल्के गुनगुने पानी में कॉटन का कपड़ा भिगा करके अच्छी तरह से उसे निचोड़ करके हल्के हाथों से अपने ब्रेस्ट को पोंछ दीजिए। इससे वहाँ पर किसी तरह की गंदगी, मैल या दूध जम जाने से, हालांकि जब हम ब्रेस्ट ढक लेते हैं तो ऐसा कुछ वहाँ पर धूल वगैरह उड़ करके जाती नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप हाइजीन का ध्यान जरूर रखिए। तो आप उसे अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। कुछ लोग जो मिल्क होता है यानी कि मदर मिल्क जो होता है वो भी अगर आप ब्रेस्ट पर अप्लाई करती हैं, निप्पल पर और एलोरा के भाग पर, तो उससे भी वहाँ मॉइस्चराइजर बना रहता है। आपका जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का निप्पल है, वो मुलायम बना रहता है। तो आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से आपका जो ब्रेस्ट निप्पल है वो ड्राई नहीं होगा। ड्राई नहीं रहेगा तो बच्चा जब सक करेगा तो फटेगा नहीं, क्योंकि वो मुलायम है, तो बच्चा अच्छी तरह से सक करेगा तो नहीं फटेगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एलोरा का भाग पकड़ाना है। अब अगर बच्चा आपका दूध पी रहा है, निप्पल आपने पकड़ाया है, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, बच्चा चिड़चिड़ हो जाता है, ऐसे में बच्चा ज़ोर से दबाता भी है, तो इससे भी आपका क्रैक हो सकता है निप्पल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एलोरा का भाग पकड़ाना है। बच्चे को जब भूख लगे तभी आप तुरंत उसे दे दीजिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक भूखा रह जाता है तो वो गुस्से में पीता है, या फिर कभी कभी चिड़चिड़ हो जाता है, वो पीता ही नहीं है। तो बच्चे के दूध न पीने की ये भी वजह होती है, निप्पल फटने की ये भी वजह होती है। ध्यान रखिए कि जब बच्चा छोटा यानी नवजात शिशु जो है, हर आधे घंटे में वो दूध मांगता है, या फिर आपको खुद उसे दूध
सामने से देना है। अगर बच्चा भूखा है तो वो ज़रूर आपका दूध पी लेगा, क्योंकि जन्म के 1 महीने तक बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, उसकी भूख भी बहुत छोटी होती है और वो थोड़ा थोड़ा ही दूध पीता है, इसलिए आपको हर आधे घंटे में उसको दूध देना है। उसके बाद में हर 2 घंटे में आपको दूध देना है अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो ये तो हो गया निप्पल से संबंधित जो आपके ब्रेस्ट में तकलीफ़ें आती हैं और जिसकी वजह से कि आपका ब्रेस्ट बच्चा नहीं पकड़ता है, यानी निप्पल इन्वर्ट है या फिर निप्पल कठोर है या फिर आप निप्पल ही पकड़ाती हैं, एलोरा का भाग नहीं पकड़ता है बच्चा, जिसकी वजह से दूध नहीं आता है, बच्चा चिड़चिड़ होता है और बच्चा फिर आपका दूध पीना नहीं चाहता है, छोड़ देता है। उसे लगता है कि ठीक है, मैं जो अगर आप बॉटल उसी समय पकड़ा देते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट बेबी है, आपको नहीं पता चल पाता है कि बच्चा किस वजह से नहीं पी रहा है, जबकि उसे तो दूध नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे सिचुएशन में समझ नहीं पाती हैं और बच्चे को या तो बॉटल पकड़ा देती हैं या कटोरी चम्मच से दूध पिला देती हैं। अपने हाथ से आप निकाल के अपना ब्रेस्ट का दूध भी दे सकती हैं, ऐसा भी कई लोग कर देते हैं। तो क्या होता है, बच्चे को वो चीज़ ईजी हो जाती है, बच्चे को बॉटल का दूध या चम्मच कटोरी का दूध ईजी हो जाता है, उसे आसानी से मिल रहा है, जबकि वो शक कर रहा था, दूध आ नहीं रहा था, आपने उसे गलत तरीके से अपना ब्रेस्ट दिया था, जिसकी वजह से कि बच्चे को तकलीफ़ हो रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं उससे आप ध्यान रखिए, अच्छी तरह से आपको अपने ब्रेस्ट का ध्यान रखना है, ब्रेस्ट के निप्पल का ध्यान रखना है, उसके हाइजीन का ध्यान रखना है, ब्रेस्ट मुलायम बना रहे इसका ध्यान रखना है, बच्चे को अच्छी तरह से पकड़ाने का ध्यान रखना है और एलोरा का भाग पकड़ाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर ये सारी समस्याएं नहीं हैं, आपका ब्रेस्ट निप्पल बराबर है, आपके ब्रेस्ट में क्रैक नहीं है, आप अच्छी तरह से बच्चे को पकड़ा रही हैं, इसके बावजूद भी नवजात शिशु आपका ब्रेस्ट नहीं पकड़ रहा है, तो उसे टंग टाई, यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि टंग टाई क्या होता है। टंग टाई की जो समस्या होती है, जीभ की निचली सतह को मुंह के निचले भाग से जोड़ने वाले तांतुनुमा, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रही हैं, तांतुनुमा जो फ्रेनुलम होता है उसके असामान्य रूप से मोटा या छोटा या कड़क होने की वजह से होता है। यानी ये जो समस्या है, ये बच्चे की जो जीभ है, जीभ के नीचे का जो भाग होता है जो कि तांतुनुमा यानी एक ऐसे स्किन जैसी रहती है, उससे जब आप अपने मुंह में देखेंगी, यहाँ पर अगर उसे टच करने की कोशिश करेंगी तो वो एकदम से ही सॉफ्ट, यानी एकदम मलाई जैसा एकदम से सॉफ्ट रहता है। लेकिन जन्म के समय में कुछ बच्चों में ऐसी समस्या पाई जाती है, मुश्किल से 4 बच्चों में, यानी कि 20-25 बच्चों में से 4 बच्चों में ऐसी समस्या कभी कभी हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसी समस्याएं देखने में आई हैं, इसीलिए मैं आपको इसके विषय में जानकारी दे रही हूँ। मुझे ये इंटरनेट से ही मिला हुआ है और किसी एक शख्स ने मुझे ऐसा बताया कि उनको ऐसी समस्या थी, तो मैंने इंटरनेट पर चेक किया तो वाकई में मुझे ये समस्या देखने के लिए मिली, तो मैंने इसे आपको बता देना ज़रूरी समझा। तो ये जो टंग टाई की समस्या है, इसे आप एक बार चेक ज़रूर करिए कि कहीं बच्चे को ऐसी समस्या तो नहीं है। इसमें होता क्या है, ये जो तांतुनुमा फ्रेनुलम है ये छोटा होता है, कठोर होता है और चिपका हुआ होने की वजह से जीभ बच्चे की जो है वो उठ नहीं पाती है। जैसे कि हमारी जीभ इस तरह से उठती है, बाहर निकलती है, हम जब खाना चबाते हैं तो अगल बगल घूमती है, इस प्रक्रिया में बच्चे को कठिनाई महसूस होती है और इसकी वजह से बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और आपका ब्रेस्ट नहीं पकड़ता है। तो एक बार जब ऐसा सिचुएशन है कि आपने अपने ब्रेस्ट को ध्यान से देख लिया है, आपके ब्रेस्ट फीडिंग कराने का तरीका भी, यानी कि जो पोजीशन है वो भी बराबर है, इसके बावजूद भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आप उसके जीभ की चेकिंग एक बार ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर बच्चे को चेक करके अच्छी तरह से आपको बता सकेंगे कि बच्चे को कहीं ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। इसके अलावा एक समस्या जीभ से संबंधित और आई है सामने, ओरल थ्रेश का। इसे ओरल थ्रेश या ओरल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। ये कैंडिडा अल्बिकांस नामक फंगल की वजह से होता है, जो कि बच्चे के जीभ की जो ऊपरी सतह होती है उसमें थोड़ा सा क्रैक रहता है या फिर सफ़ेद, यानी कि ये कभी कभी मदर के ब्रेस्ट से भी बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है और कभी कभी बच्चे को बाय बर्थ ये समस्या देखने में आई है। ये भी मुश्किल से 1-2 बच्चों को ही होती है, अन्यथा नहीं होती है। कुछ बच्चों को जन्म के बाद, यानी कुछ दिन जब वो दूध पी लेते हैं, जो न्यू मदर होती हैं उनको समझ में नहीं आता है
कि किस तरह से हमें बच्चे के जीभ की साफ़ सफाई करनी है। तो इस परिस्थिति में बच्चे की जो जीभ है वहाँ पर दूध धीरे धीरे जम जाता है और उसकी वजह से उनकी जो जीभ होती है वो मोटी हो जाती है और मोटी होने की वजह से जीभ के बीच में क्रैक आ जाता है, जिससे कि बच्चे को दर्द होता है और बच्चा मदर का ब्रेस्ट निप्पल जो होता है वो पकड़ने में असमर्थ होता है और इसकी वजह से बच्चा दूध नहीं पीता है। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखिए। बच्चे के जन्म के 10 दिन 5 दिन के बाद से ही आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको बच्चे के जीभ की साफ़ सफाई, उसके मुंह की साफ़ सफाई भी ज़रूर कर देनी है। कुछ इस तरह से आपको करनी है। इस तरह से आप कॉटन का एकदम सॉफ्ट रुमाल लीजिए, उसे अपनी उंगली में, यानी इस रुमाल को आपको पहले गर्म पानी में हल्का डुबा लेना है, अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। फिर इसे आप अपनी ये जो उंगली होती है इसमें इसे इस तरह से आपको हल्का सा ले लेना है और बच्चे की जो जीभ होती है, जब आप दूध पिलाने लगती हैं बच्चे के मुंह के पास में आप अपना ब्रेस्ट लेके जाती हैं, बच्चा आपका ब्रेस्ट पकड़ने के लिए मुंह खोलता है, उसी समय आपको जल्दी से इसे ऐसे बच्चे के जीभ के ऊपर हल्के हाथों से ऐसे फिरा देना है। बच्चा थोड़ा रोएगा लेकिन आपको ये प्रतिदिन करना ज़रूर है। इससे बच्चे की जीभ साफ रहेगी, वहाँ किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, ओरल थ्रेश जैसी समस्या बच्चे को नहीं हो पाएगी और बच्चे के पेट में भी ये गंदगी जाती है, इसलिए ये सफाई आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो प्रतिदिन 10 दिन 5 दिन के बाद से आप शुरू कर दीजिए बच्चे को हल्का इस तरह से, क्योंकि मेरी भतीजी ने मुझसे कहा था कि मैं कैसे जीभ साफ करूँ, ये तो मुँह ही नहीं खुलता है। तो मैंने उसको सिखाया कि जिस समय तुम उसको, जैसे हम दवा पिलाते हैं, बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर दवा देता है, दवा तो वो ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं बेटा लो दवा पी लो, पी लेता है, हमें ज़बरदस्ती ही पिलाना होता है ना। ठीक उसी तरह से आपको बच्चे की जीभ भी साफ़ करनी है। आप अपने ब्रेस्ट के पास में लेके जाइए, वो ब्रेस्ट पकड़ने के लिए मुंह खोलेगा, आपको तुरंत मुंह में अंदर उंगली घुसा देनी है। ज़्यादा ज़ोर से अंदर मत कर दीजिएगा वरना बच्चे को घाव लग जाएगी। हल्का ऐसे हल्का सा अंदर करके साफ़ कर देना है। तो यहाँ पर जो गंदगी रहती है सफ़ेद सफ़ेद, जिसकी वजह से कि फंगल इन्फेक्शन होता है बच्चों को, वो साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट में आपको बेबी फिंगर टंग क्लीनर मिल जाएगा, तो आप उसे भी ऑनलाइन मंगा सकती हैं। यहाँ पर मैं कई इमेजेस दे रही हूँ, ये अवेलेबल है, तो आप इससे आसानी से बच्चे की जीभ को साफ़ कर सकती हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने मेरे बेटे को इसी तरह से साफ़ किया था रुमाल से, तो मैं आपको यही बता दे रही हूँ, जो कि घर में आसानी से हो जाता है और हम रोज़ उसे धो सकते हैं अच्छे से, साबुन से धो करके, डेटॉल में धो करके रख सकते हैं, तो उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन होने का सवाल नहीं उठता है। तो आपको जो सूटेबल हो वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये तो हो गया बच्चे के दूध न पीने की कुछ ऐसी वजह जो शुरुआत में मैंने बताया, जिसे आप स्वयं हल कर सकती हैं। जो टंग टाई और ओरल थ्रेश की समस्या मैंने बताई, इसे आप डॉक्टर से एक बार चेक करवा लीजिए। जो ओरल थ्रेश की समस्या होती है इसे आप स्वयं हल कर सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर कभी कभी एक जेल भी लिख करके देते हैं। ओरल थ्रेश जो बच्चे को फंगस होती है उसे साफ़ करने के लिए आपको हल्का सा वहाँ पर लगाना होता है, तो धीरे धीरे ये जो फंगस होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन दिनों जब आप जेल यूज कर रही हैं तो बच्चे को डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बच्चे से वो फंगल इन्फेक्शन आपके ब्रेस्ट में होने की संभावना होती है। इसलिए शुरुआत से ही आप हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने ब्रेस्ट का भी, बच्चे की जीभ का भी, ताकि इस तरह की समस्या न होने पाए। इसके अलावा जो इन्वर्ट निपल है उसके लिए मैंने अपने चैनल पर जो निपल शील्ड आता है उसका भी वीडियो दिया हुआ है। निपल शील्ड का मेजरमेंट किस तरह से लेना है इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, तो आप चेकआउट करके उसे भी देख सकती हैं। अब जो मैंने बताया कि कुछ ऐसी वजह होती हैं, जैसे कि बच्चे ने अचानक से दूध पीना छोड़ दिया, तो उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर नज़र लगने की वजह से भी ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी बच्चे को, जो मैंने एक और समस्या बताई कि उनकी जो ये गले की नसें होती हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं, उसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया है, तो उससे आप चेकआउट करके देख लीजिए। इस तरह की समस्या भी होती है। अब जो अपनी मदर का दूध नहीं पीते हैं और दूसरे का दूध पीते हैं, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ, जो ये हमारा हिंदुस्तान है यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है कि अजीब होता है, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो आप पर्सनली उसके विषय में मुझसे क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। अगर ऐसी समस्या है तो मैं आपको कुछ निदान ज़रूर दे दूँगी। हालांकि इसमें मैं 100% आपको गारंटी नहीं दूँगी कि वो चीज़ वर्क करेगी ही, क्योंकि 1-2 लोगों पर उसने वर्क किया। कुछ बच्चे पीना शुरू भी किए लेकिन बाद में उन्होंने फिर से छोड़ दिया। तो मैं अपनी तरफ से इतना ही कहूँगी कि जिस समय आपकी डिलीवरी होती है, जैसा कि पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बाहर मत जाओ, बच्चे को लेकर के 6 महीने तक बाहर मत जाओ,
तो ये चीज़ हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अधिकांश लोगों को ऐसी समस्या खुद से बताते हुए देखा है, और जब मैंने उनको कुछ उपाय बताए हैं तो उन्होंने किए हैं, उन्हें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन बाद में फिर वो समस्या हो जाती है, यानी 10 दिन 15 दिन बच्चा दूध पीता है और फिर से वो समस्या आ जाती है। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे आपको अपने बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग न करने से संबंधित जो समस्या है वो अच्छी तरह से समझ सकेंगी और उचित समय पर आप उचित इलाज कर सकेंगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।